हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एसएचएम का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। कल अपन ने एसएचएम का पहला पार्ट किया था, दूसरा पार्ट देखो। दूसरे पार्ट में मतलब अपन और क्वेश्चन लेके आए हैं। सबसे पहले अपन आज क्वेश्चन करेंगे, पहला नहीं करेंगे, आज सबसे पहले करेंगे 17 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बाकी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे जगह भी तो चाहिए, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे 17 क्वेश्चन। आज थोड़ा अलग स्टाइल से लेके आए, कल थोड़ा टाइम लग गया था आपकी वीडियो एडिटिंग में, इसलिए मैंने आज इसको काम किया। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, धातु से बने खोखले गोले में। अच्छा क्वेश्चन है ये और पूछने लायक क्वेश्चन है। और जब मैं क्वेश्चन पढ़ दूं तो 1 मिनट 10 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद में उसका आंसर सोचें कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आप सोचने के बाद में फिर देखें कि मैं क्या आंसर बताऊंगा। देखो सबसे पहले 17 क्वेश्चन। धातु से बने खोखले गोले में पानी भरकर एक लंबे धागे से लटकाया गया है। उसमें एक सूक्ष्म छिद्र पैदे में किया गया है जिससे पानी धीरे धीरे रिसता है, मतलब निकलता है। यदि अब गोले को दोलन कराया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ेगा? गोला लगातार घटता रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या निश्चित रहेगा? आपने आंसर सोच लिया होगा, मैं आंसर इसका बताता हूं। आंसर होगा इसका सी, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। समझना, जैसे ये गोला है, इस ये मतलब लंबा धागा है और इसे अपन एक खोखला गोला लटका दिया जिसमें क्या है, पूरा पानी भरा हुआ। ठीक है, अब देखो इसकी प्रभावी लंबाई क्या होती है? ये दृढ़ आधार है, प्रभावी लंबाई होती है, अपना फॉर्मूला होता है आवर्तकाल का T = 2 पाई √L/G। अरे यही तो होता है। तो मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक इसकी प्रभावी लंबाई कहां से कहां तक होती है? यहां से लेकर इसके सेंटर तक। कहां तक होती है? इसके सेंटर तक, यानी कि ये जो लंबाई है इसकी प्रभावी लंबाई है। क्या है इसकी प्रभावी लंबाई? अब देखो जब ये पानी धीरे धीरे इसमें से निकल रहा है तो देखो पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब गुरुत्वीय केंद्र कहां चला जाएगा? नीचे खिसकता जाएगा। जैसे पानी कम होगा, पहले तो इसका गुरुत्वीय केंद्र इसके सेंटर पे था, अब इसका गुरुत्वीय केंद्र कहां शिफ्ट होगा? यहाँ। तो ऐसी कंडीशन में इसकी प्रभावी लंबाई क्या होगी? बढ़ गई। अगर प्रभावी लंबाई बढ़ गई तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर होना चाहिए पहले तो बढ़ेगा। अब ये आपका फिर घटेगा कैसे भाई? या तो लेना चाहिए आंसर बी, लगातार बढ़ेगा। तो मैंने कहा इसका आंसर होगा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अब घटेगा कैसे वो सुनो। अब जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा, यानी कि ऐसा मान लो कि पानी खत्म हो गया, पानी खत्म होते ही गोला क्या हो गया? इस प्रकार का। अब मुझे बताओ खोखले गोले का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? अरे गुरुत्वीय केंद्र कहां होता है? गोले के केंद्र पर ही होता है, चाहे वो ठोस है चाहे वो खोखला है, दोनों का गुरुत्वीय केंद्र इस पर होता है। तो ऐसी कंडीशन पे आवर्तकाल फिर क्या हो जाएगा? बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। मेरी बात सुनो, पहले तो क्या हुआ? पहले तो बढ़ रहा था, पहले तो बढ़ रहा था और जब वापस ये यहाँ पे आया तो घटा। समझ गए? तो इसका क्या हुआ मान? क्या आंसर होगा? पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। कोई दिक्कत है भाई? ध्यान से सुन लेना, दृढ़ आधार से प्रभावी लंबाई जो नापी जाती है वो उस पिंड के गुरुत्वीय केंद्र से नापी जाती है। तो गुरुत्वीय केंद्र पानी निकल रहा है तो वो वेरी कर रहा है, इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पहले किसी वीडियो में 11th क्लास की वीडियो में मैंने बनाया था कि एक खोखला गोला है और एक पानी से भरा हुआ गोला, किसका आवर्तकाल क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में दोनों का आवर्तकाल बराबर ही होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों की प्रभावी लंबाई, क्योंकि और मास वगैरह पर तो डिपेंड करता नहीं है कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है तो मास ज्यादा होगा या पानी नहीं है तो मास कम होगा। मास पर आवर्तकाल का फॉर्मूला डिपेंड ही नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है? गुरुत्वीय केंद्र पर डिपेंड करता है। गुरुत्वीय केंद्र पर क्यों करता है? क्योंकि उसकी कंडीशन में लंबाई बढ़ या घट जाती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इतना डिस्कस किया है। आंसर होगा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अब ये वाला 17वां क्वेश्चन में मिटा रहा हूं, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मतलब अब अपन करेंगे पहला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन ही है। एक लड़की झूले पर बैठी है, वही है, एक लड़की है जो झूले पर बैठी है। मान लो ये लड़की है, ठीक है, अभी बैठी हुई कंडीशन में ये, ठीक है। और यदि झूले पर खड़ी हो जाए तो झूले के दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये थी बैठी और खड़ी हो जाए तो मतलब यानी ये लड़की जो थी वो कुछ इस प्रकार हो गई। अरे समझ रहे हो क्या? पहले इसका दोलन काल था, पहले इसका गुरुत्वीय केंद्र था ये, अब इसका गुरुत्वीय केंद्र क्या हो गया? ये, यानी कि इसका गुरुत्वीय केंद्र ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी? कम। अब t बराबर होता है 2 पाई √L/G। बताओ क्या होगा आंसर? L का मान अगर कम हो गया तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बस क्या ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, ऑप्शन ही था बढ़ जाएगा घट जाएगा वही रहेगा, कुछ कह नहीं सकते, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो आप आंसर क्या हो जाएगा अपना? अगर L घट रहा है तो t भी घट जाएगा। बोलो ये क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न,
दो स्थानों पर सेकंड लोलक की लंबाई, सेकंड लोलक की लंबाई। ये पहली बात तो सेकंड लोलक होता क्या, एक प्रश्न मैंने इसी के लिए करवाया था। सेकंड लोलक क्या होता है? देखो, ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है उसको सेकंड लोलक कहते हैं। समझ रहे हो क्या? जिसका आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड, और उसकी लंबाई जो होती है ना, पेंडुलम की जो लंबाई होती है वो होती है 1 मीटर। याद रखना है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड होता है, और उसकी प्रभावी लंबाई क्या होती है? 1 मीटर। तो क्वेश्चन था क्या था अपना, दो स्थानों पर सेकंड लोलक की लंबाई L1 व L2 है, उन स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण की निष्पत्ति। भाई गुरुत्वीय त्वरण, आप कहोगे सर गुरुत्वीय त्वरण तो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, यानी कि ये तो 1:1 आंसर होना चाहिए था, या जो भी आप कह रहे हो सेम आंसर होना चाहिए था। गलत है। अगर पृथ्वी के क्या होता है, शेप के कारण भी गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है, कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होता है किसके वनिस्पत? भूमध्य रेखा पर। आपको पता है इस बात का? गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। ध्यान से सुनना, पृथ्वी की शेप जो होती है वो गोलाकार ना होकर कैसे होती है? अंडाकार। तो ये ध्रुव है और ये क्या है? ये क्या है? भूमध्य रेखा। तो उस कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है। तो यहाँ पर ये उन्हीं स्थानों के लिए बात कर रहा है। तो ध्यान से सुनना, इसकी जो ऑप्शन है वो भी एक बार देख लो क्या है, मैं बता देता हूं आपको। L1 अपॉन, इसका आंसर जो दे रखा है, रेशो जो दे रखा है L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2, L2 अपॉन L1, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं। और एक दे रखा है L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन दे रखा है L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर, ऐसा ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो सुनना भैया, अपन को क्या कह रहा है? गुरुत्वीय त्वरण की निष्पत्ति चाहिए। पहले तो फॉर्मूला क्या होगा? अरे सेकंड लोलक हुआ है तो सिंपल पेंडुलम ही ना, तो सिंपल पेंडुलम के लिए टी बराबर क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो, जय माता की। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी होता है। अब मैंने कहा इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L अपॉन जी। हाँ, अब मैंने कहा जी को उठा के इधर फेंकने पर, तो जी बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर। बोलो हाँ, ठीक है, ये अपन ने कर दिया। अब आप लोग को क्या करना है भाई? 4 पाई स्क्वायर और टी स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, तो जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? L हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आपको क्या पूछा है? G1 अपॉन G2 पूछा है, इजिकल टू जाएगा L1 अपॉन L2। बोलो हाँ या ना? अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? L1 अपॉन L2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो, दूसरा भी हो गया। अगला प्रश्न देखो, m द्रव्यमान का एक पिंड एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है और दोलन करता है। यदि स्प्रिंग का बल नियतांक k हो तो पिंड का दोलन काल बताओ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये फॉर्मूला याद ही होगा। तो फॉर्मूला क्या है बताओ? अरे मुझे बताने की जरूरत है क्या? फॉर्मूला लिखना। इसमें क्या थे? क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे थे। एक में जैसे मान लो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के था, एक में था टी बराबर 2 पाई अंडर रूट क्या था? के बाई एम था, एक में था 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के था, और एक में था 2 पाई अंडर रूट के बाई एम था, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के बाई एम था। क्या होगा आंसर? सोच लो 1 मिनट। ये 4 ऑप्शन है, मैंने कहा आंसर होगा फर्स्ट, ये आंसर होगा। और ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेरिवेशन में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार रफली वे से आपको देखना है, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो आंसर आता है उसको रट लेना है, तब तो किसी कंपटीशन एग्जाम में जल्दी से आप कर पाओगे। अगर वहां पर डेरिवेशन निकालने बैठ गए तो ये नहीं होगा क्वेश्चन पे, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे समझ में आ रहा है क्या? आ ही रहा होगा, अब क्या कर सकते हैं। नहीं आ रहा हो तो भैया कमेंट कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्या होगा इसका आंसर? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ठीक है। अगला प्रश्न, एक सरल लोलक दोलन करता है तो मध्य स्थिति पर वह मध्य स्थिति व अधिकतम विस्थापन की स्थिति पर गति स्थिति जो आप पूछे। देखो वैसे था ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा वैसे बना दिया लैंग्वेज वाइज, ताकि मुझे ऑप्शन की जगह मिल सके, वरना तो क्वेश्चन ही नहीं आते। मैंने यहाँ पे 17 क्वेश्चन करने की कोशिश की है, तो 17 क्वेश्चन आते नहीं इतने से बोर्ड पर। वैसे इतना सा नहीं, काफी बड़ा बोर्ड है, नहीं आते। अब देखो फिलहाल अपन जो बात कर रहे क्या था, इसने क्या पूछा है? मध्य स्थिति पर वह अधिकतम विस्थापन की स्थिति पर गतिज ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा के लिए पूछा है। भैया ये देखो, मान लो ये है सिंपल पेंडुलम, अपन सरल लोलक यही लेते हैं, और ये हो गई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन अधिकतम विस्थापन वाली कंडीशन में, और ये वापस इधर भी अधिकतम विस्थापन वाली स्थिति है। ये हो गई इसकी मध्य स्थिति। ये कौन सी स्थिति होती है? मध्य।
स्थिति, कोई दिक्कत। अब जब ये चल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि अपन यहाँ पे रुक के वैसे स्टार्ट करते हैं, ये चल रहा है लगातार, पहले से अपन ने इसको छोड़ दिया और फिर चल रहा है, ऐसी कंडीशन मध्य स्थिति पर वेग क्या होगा भाई? भाई चलता हुआ है, ये मत सोचना कि ये सर अभी तो रुका हुआ था, फिर हमने इसको छेड़ा और ये इधर गया और फिर इसके बाद में दोलन कर रहा है, ठीक है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये पहले से ही दोलन कर रहा है। अब बताओ क्या होगा? अरे बात समझो, तो ये चलता हुआ है तो ये मध्य स्थिति हो गई। मध्य स्थिति यहां पर से जब कण गया तो इसका वेग 0 हो जाएगा। अगर इस जगह वेग 0 नहीं होता तो नीचे क्या लेने आता भैया? ऊपर ही चला जाता, हाँ या ना? तो यानी कि ये नीचे आ रहा है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर इसका वेग 0 हुआ है। और जब यहाँ पर वेग 0 हुआ है तो इसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी? मैंने कहा 0 होगी। बोलो हाँ। अगर गतिज ऊर्जा 0 हो गई, इस जगह क्या होगा? गतिज ऊर्जा 0, तो अब तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? मैंने कहा मैक्स। अरे क्या होगी? अधिकतम होगी। कौन? स्थितिज ऊर्जा। बोलो हाँ। अगर इसकी बात करूं तो यहां पर आएगा तब वेग अधिकतम हो जाएगा। वेग अधिकतम हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? मैंने कहा मैक्स। अरे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिकतम। और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हो जाएगी 0। हाँ, समझ रहे हो क्या? और फिर इधर जाएगा तो वेग धीरे धीरे घटेगा 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 घटेगा, यहाँ पे 0, यानी गतिज ऊर्जा 0 और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। तो अब अगला क्या बोल रहा है? मध्य स्थिति पर व अधिकतम विस्थापन पर गतिज ऊर्जा। अब आपको समझ में आ गया, मध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा 0 या न्यूनतम। और यहाँ पर बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब कि अधिकतम विस्थापन पे गतिज ऊर्जा 0 व स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। बोलो हाँ। वेरी गुड, बोल दिया तो बहुत बढ़िया बात है। इसको अपन मिटाते। अगला प्रश्न कौन सा था रे? ये ऊपर के 3 मैं मिटा देता हूं। हो गया ना ये? बहुत बढ़िया बात है। ये भी हो गया क्या? बहुत अच्छी बात है, ये भी हो गया। चौथा भी हो गया। गंगा नहाए वैसे हो गया अपन तो आज 4 प्रश्न कर लिए। 4 नहीं 5, एक 17वां भी तो कर लिया। अगला प्रश्न देखो, स्थिर गाड़ी की छत्र से लटके हुए लोलक का आवर्तकाल t है। जब गाड़ी एक समान त्वरण से त्वरित होती है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन लिखे। क्यों लिखे पता है? क्योंकि छोटे छोटे हैं। तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अनंत या अप्रभावित, इनमें से कौन सा आंसर होगा? सोच के बताओ। पॉज कर दो वीडियो को। सोचा? अब देखो, सोच लिया होगा। सोचते हुए हाथ पैर भी चलाने होते हैं भैया। हाथ पैर कैसे चलाते हैं? देखो, ये एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम एक, हाँ बिल्कुल, एक गाड़ी के अंदर बंधा हुआ है, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ जी कार्य करेगा। हाँ, जी कार्य करेगा। अब जब गाड़ी चल रही है तो मान लो त्वरण ए मिल गया उसको, किस दिशा में मिलेगा? ऐसी तो मिलेगा, गाड़ी से चलेगा, ऐसे धरती के अंदर हो जाएगी ना, ऊपर जाएगी तो क्या जाएगी? एकदम सीधी जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में त्वरण किधर होगा? इस तरफ होगा। परिणामी त्वरण किधर होगा? मैंने कहा इधर होगा। हाँ कि ना? ऐसी कंडीशन में परिणामी त्वरण क्या होगा? मैंने कहा a² + g²। अरे कोई दिक्कत है क्या? इसका मान g से बढ़ गया कि घट गया? g से बढ़ गया, यानी कि परिणामी त्वरण, अगर इसको मैं g' का नाम दूं तो g' का मान जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो ऐसी कंडीशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। जी की जगह क्या लिखूंगा? g' लिखूंगा। और वो g' का मान अगर बढ़ गया तो टाइम पीरियड घट गया। बोलो हाँ। अरे क्या हो गया इसका आंसर? घट गया। कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन आपके सिंपल प्रश्न ही आएंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, या जो भी मेरे वीडियो देख रहा है ध्यान से सुन लेना भाई। इतने क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक चैप्टर पे 30 क्वेश्चन, मान के चलो सफिशिएंट है। हालांकि मैं और करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अलग एक तो एक जैसे क्वेश्चन लाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं अलग अलग क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिले। हाँ, संख्यात्मक मान बदल सकते हैं भैया, है ना? क्वेश्चन का रूपरेखा नहीं बदलेगी, संख्यात्मक मान बदल सकते हैं। आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। वेरी गुड। अब आते हैं अपन लोग किस पे? क्वेश्चन नंबर 6 पर। y = 5 sin 0 ये जो लिखा हुआ है दिख रहा है क्या आपको? बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी आंखें सही है, मीटर है। तो t बराबर निकालो, आवर्तकाल निकालो। लो भैया, t बराबर क्या होता है? मैंने कहा 2π/ω। इस समीकरण में ओमेगा कहां छुपा हुआ है? मैंने कहा देखो क्या होता है आपके लिए, y बराबर a sin ω/t + थीटा। ये इसी का ही तो रूप है। अगर आपसे कोई आयाम पूछता तो बोलते 5, आपसे कोई ओमेगा पूछता तो टी के गुणा में जो है वो ओमेगा है। टी के गुणा में कौन है? ये रहा। क्या है टी के गुणा में? मैंने कहा टी के गुणा में क्या है भैया? बता दो। 0.2π है। पावर का निकल जाएगा क्या? 2π/0.2 क्या? पाई से पाई गया, यानी टी बराबर क्या गया? ये गया ऊपर। ओहो हो 10, यानी कि 2 से 2 कटा, टी बराबर आ गया 10 सेकेंड। बोलो हाँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7।
अरे मिटा दे क्या? मिटा दे, बहुत अच्छी बात। अगला प्रश्न अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। एक स्प्रिंग में लग के स्मॉल एम द्रव्यमान का दोलनकाल टी है। स्प्रिंग को काटकर आधा करके उस पर दुगना द्रव्यमान लटकाकर दोलन कराए जाते हैं। अब आवर्तकाल का मान क्या होगा? तो निकालते हैं अपन। चलो भैया, क्या कह रहा है? स्प्रिंग है अपने पास और स्प्रिंग को काटकर अगर क्या आधा किया है ना, आधा कर दिया जाए तो ध्यान से सुन लेना, याद कर लेना। अगर स्प्रिंग को आधा काटा है यानी बराबर बराबर दो भागों में बांट दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश इज इक्वल टू 2k हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर 3 भागों में काटता तो 3k हो जाता, n भागों में काटता तो k डैश बराबर n k हो जाता। याद रख लेना ये बात। हालांकि इसका मैंने मेरे एक पहले वाले वीडियो में 11th क्लास के वीडियो में मैंने इसका करवाया है ना, इसको किस तरीके से हो जाता है, डबल कैसे होता है, वो सारी बात फिलहाल अपन नहीं करेंगे। आपको मैंने कह दिया क्या, अगर स्प्रिंग को आधा काटा है, 2 बराबर भागों में बांट दिया तो क्या हो जाएगा? 2 के 3 बराबर भागों में बांट दिया तो 3 के 4 5 6, समझ रहे हो क्या? n भागों में काट दिया तो n के उसका स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास था t बराबर पहले 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, बिना काटे बिना बढ़ाए, ये आवर्तकाल था। अब मैंने कहा मान लो नया है t डैश। अब मैंने क्या कहा भैया? मैंने कहा स्प्रिंग को मैंने काट दिया तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो गया। बोलो हाँ। अब इसके बाद में बात आती है किसकी? मैंने कहा द्रव्यमान की। द्रव्यमान का उसको दुगना कर दिया, मैंने कहा ये लो 2m, 2 से 2 कट गया t डैश बराबर क्या आ गया? t तो आ गया। मतलब आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो हाँ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना लगेगा, है कुछ भी नहीं। तुम्हारे लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आ जाए दूसरे डर जाएंगे, तुम मत डरना। यदि ए अनुप्रस्थ काट की यू नली, यूट्यूब ये क्या है? यू नली में द्रव की ऊंचाई h है तब आवर्तकाल t है। भाई जब ऊंचाई h थी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a था, तब आवर्तकाल क्या था? t। और जब उसकी नली को पतला कर दिया, कितना? a/4 उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कर दिया, और यू नली में द्रव की ऊंचाई h ही रखी भरकर दोलन कराए जाते हैं तो आवर्तकाल का मान क्या होगा? अरे इसका फॉर्मूला पता है क्या आपको? एक यू नली में जब द्रव को अपन हिलाते हैं, मतलब कि उसको एक्सरसाइज भर के अपन छोड़ते हैं तो वो उसमें ऐसे चम करती है, समझ रहे हो क्या? भाई एक यूट्यूब होती है इस प्रकार की कांच की, उसके अंदर पानी डालते हैं, ठीक है। अब पानी जैसे डाला वो h ऊंचाई तक गया, अब वो वापस इधर इस तरीके से ऐसे चम करता है, समझ रहे हो क्या? करके देख लेना। किसमें करके देखोगे? घर में पाइप होता है ना, उससे करके देख लेना। तो t इक्वल टू 2 पाई क्या होता है? h अपॉन g। करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला निकल के आ गया 2 पाई अंडर रूट h अपॉन g। अब मुझे बताओ यहाँ पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या फर्क पड़ा? मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, h ऊंचाई क्या सेम ही दे रखी, क्या पहले भी h थी और बाद में भी h है, तो यानी कि इस कंडीशन में आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले था वो का वही रहेगा। बोलो हाँ, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। भैया इधर वाले मैंने सारे करवा दिए, मिटा रहा हूं, मिटा दो, बहुत अच्छी बात है। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो ध्यान से देखो, एक पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, ये तुम्हारे अच्छी मेडिकल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई डेंजरस नहीं है। देखो एक पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, आयाम a है, आवृत्ति न्यू है के साथ SHM करता है, इसकी गति के दौरान समय अवस्था के अंत तक औसत गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। देखो एक क्या कह रहा है, एक पिंड है। अच्छा पहली बात तो औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है? औसत गतिज ऊर्जा मैंने कहा फॉर्मूला याद होगा 1/4 KA²। K का मान क्या होता है? 1/4 K का मान क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर A², यही होता है। देखो औसत पूछे, गतिज ऊर्जा का क्या पूछे? औसत पूछे। ये डब्बा जो लगा है दोनों तरफ वो क्या है? औसत को बताता है। 1/4 KA² होता है। अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी का अगर औसत पूछे तो मैंने कहा सेम होता है, सही है क्या? यही होता है। और अगर आपसे कुल ऊर्जा पूछे, टोटल एनर्जी, मैंने कहा दोनों को जोड़ दोगे तो 1/4 KA² होता है। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कैसे होता है, मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा लेकिन याद करने का तरीका जरूर बता दूंगा। देखो रे भाई, गतिज ऊर्जा जो होती है 0 से अधिकतम होती है तो ½ KA², ये तो सब निकालते ही हो। अधिकतम गतिज ऊर्जा फॉर्मूला यही तो होता है। तो कहां से होता है? 0 से ही होता है, सही है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 KA² से 0 होता है। भाई जब ये 0 है तब ये मैक्सिमम होगी,
अरे जब गतिज ऊर्जा जीरो है तो स्थिति ऊर्जा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, हाफ के स्क्वायर ही तो होगी, और ये हो जाएगी फिर जीरो। कब, जब गतिज ऊर्जा अधिकतम तो स्थिति ऊर्जा जीरो, हाँ कि ना। अब वो जब इससे इसके बीच में जा रही है, पिंड जब दोलन कर रहा है तब यहां से यहीं तो जाता है गतिज ऊर्जा, इनका औसत निकालो। तो मैंने कहा कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग क्या है, जे प्लस ये यानी कि ये डिवाइडेड बाई 2, बोलो हाँ। और जब भी मैं इसमें इसको जोड़ूंगा तो 1/2 के स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 1/4 ही तो आएगा। अरे औसत गतिज ऊर्जा सेम यहाँ पर भी क्या होगी, 1/4 के स्क्वायर। बस याद करने के हिसाब से मैंने तुमको बता दिया। वैसे निकालना भी है लेकिन अपन नहीं निकालेंगे, क्यों, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा यही होगा, ये ज्यादा अच्छा तरीका भैया समझने का, ठीक है मिटा रहा हूं। 1/4 ये होती है। अच्छा अपने आप क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था देखो, औसत गतिज ऊर्जा पूछा है तो फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। अब आपसे क्या पूछा है देख लो, इसी का मान निकालना है। लो भैया अभी निकालते हैं। 1/4 मास m दे रखा है, मैंने कहा लो। आयाम a दे रखा है, मैंने कहा ये लो। अरे 1/4 m ओमेगा a स्क्वायर होता है ना, लेकिन आवृत्ति दे रखी है तो भैया लो ना। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई, और आवृत्ति क्या है न्यू का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर a स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, बच गया वो आंसर है, क्या है ये है, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न 9 के बाद में आता है। अरे 9 के बाद में क्या आता है, 10 का प्रश्न देखो। एक स्प्रिंग से जुड़े पिंड की एसएचएम में विस्थापन, समीकरण आपको दे रखी है क्या, x बराबर 2 गुणा 10 की पावर -2 कॉस पाई टी मीटर में व्यक्त किया गया है। वह समय जिस पर अधिकतम चाल, अब ये जो आगे लिखा हुआ है ऑप्शन डी है, और जो कि आंसर नहीं है इसे मैं हटा रहा हूं। अरे ऑप्शन डी लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैं मिटा रहा हूं है ना, वो हटा दिया, 3 ही ऑप्शन है अपने पास, वो आंसर नहीं है इसे मैंने हटा दिया। तो क्या बोल रहा है, वह समय जिस पर अधिकतम चाल सर्वप्रथम होगी वो समय निकालना है, जिस समय पर, है ना, वह समय पूछा है, समय। ओहो कैसे करे भाई, अधिकतम, अच्छा मेरे को विस्थापन समीकरण बात कर रहा है चाल की, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मतलब कि आप इसका क्या कर दो, अवकलन कर दो, जिससे वेग आ जाएगा, जिससे क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। वेग आ गया क्या, मैंने कहा 2 गुणा 10 की पावर -2 कॉस पाई टी, अवकलन करो, मैंने कहा क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन पाई टी, पाई टी का मैंने कहा पाई, बोलो हाँ यही तो होगा। अब मैंने कहा ये जो है अधिकतम होगा कब, अरे वी मैक्स कब होगा, जब साइन पाई टी का मान कितना हो जाए, मैंने कहा 1 हो जाए। अरे साइन पाई टी का मान कितना हो जाए 1, जब ये 1 हो जाएगा तभी तो ये अधिकतम होगा। अरे हाँ ठीक है, मैंने कहा अधिकतम कब होता है, मैंने कहा रात के 12 बजे। अरे नहीं 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 ऐसा नहीं है, जब ये साइन π/2 हो जाता है तब ये अधिकतम हो जाएगा। तो मैंने कहा पाई टी बराबर π/2, पाई से पाई कट गया, t इक्वल टू आधा, आधा मतलब 0.5 क्या सेकंड, यही आंसर है। इसमें ऑप्शन लिखे थे, क्यों लिखे थे, क्योंकि ऑप्शन छोटे थे, 0.5 सेकंड। बोलो कर लोगे क्या, सारे इंटेलिजेंट बच्चे कर ही लोगे, मिटा दो क्या, बहुत अच्छी बात। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है अपने पास, एसएचएम करते हुए कण की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला दे रखा है। गतिज ऊर्जा क्या दे रखी है, के बराबर के नॉट, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दे रखी है। स्थितिज ऊर्जा व कुल ऊर्जा का अधिकतम मान, आपसे क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी का अधिकतम मान ज्ञात करो। आपसे क्या पूछा है, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है भैया, अधिकतम न्यूनतम नहीं होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट का मान निकालो। चलो मैक्स बोल रखा है, अगले तो अपन लिख देते। पहले तो मुझे बताओ, ये आपके पास समीकरण है और आपसे कोई पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान कितना होगा, बता सकते हो क्या, अरे जब इसका मान 1 हो जाए तब इसका मान क्या हो जाएगा, के नॉट। समझ गए क्या, गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान। और अभी भी मैंने बताया था कि जब गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तब स्थितिज ऊर्जा हो जाती है 0, सही है। और जब स्थितिज ऊर्जा, जब गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है 0, तब स्थितिज हो जाती है अधिकतम। और अधिकतम मान कितना होता है, जितना गतिज ऊर्जा का होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान और स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान सेम होता है। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछा गतिज ऊर्जा ये है अधिकतम मान, तो स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान भी क्या होगा, अरे क्या होगा, के नॉट। समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा
टोटल एनर्जी की बात करूं तो, कुल ऊर्जा की बात करूं तो क्या होगी? अरे क्या होगी भाई? के नोट ही तो होगी, के नोट ही होगी ना। कैसे होगी भैया? जब ये गतिज ऊर्जा है अधिकतम, तब स्थिति ऊर्जा होगी जीरो, तब तो कुल ऊर्जा क्या हो गई? के नॉट प्लस जीरो, यानी कि के नॉट। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यानी कि इसका आंसर होगा के नॉट, के नॉट। ऑप्शन दे रखे क्या? हाँ दे रखे ना, ये लो डी आंसर हो गया इसका। क्या हो जाएगा आंसर? डी। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। सरल आवर्त गति में, एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कला नियत होती है, गतिज ऊर्जा नियत होती है, स्थिति ऊर्जा नियत होती है, आयाम नियत होता है। बताओ क्या होगा? ना तो कला नियत होती है भैया, कला बदलती है, जब वो गति कर रहा है तो उसकी कला भी बदलती है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, बदलता ही नहीं बदलता, तो ये नहीं होता। फिर उसके बाद में गति ऊर्जा नियत रहती है क्या? जीरो से अधिकतम तक बढ़ती घटती तो रहती है। स्थिति ऊर्जा भी नियत नहीं रहती। क्या बच गया? आयाम नियत होता है। बिल्कुल सही है, आयाम नियत होता है। सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 12। किसी सरल आवर्ती दोलक के अधिकतम वेग का परिमाण, किसी सरल आवर्ती दोलक के अधिकतम वेग का परिमाण अधिकतम त्वरण के परिमाण के बराबर हो तो दोलक की आवर्ती ज्ञात करो। आओ ज्ञात करें। अधिकतम वेग क्या होता है भैया? मैंने कहा ए तो आया ओमेगा, अधिकतम वेग यही तो होता है वी मैक्स। अरे वी मैक्स यही तो होता है। और अधिकतम त्वरण क्या होता है भाई? अधिकतम त्वरण ए मैक्स इजिकल टू, मैंने क्या लिखा? मैंने कहा माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए। माइनस का माइनस नहीं लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे दिशा से मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? दोनों अगर बराबर हो जाए तो कर दो अपने। क्या है? ओमेगा स्क्वायर ए बराबर कर दिया ओमेगा ए से ए गया तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा, यानी कि एक ओमेगा से एक ओमेगा भी गया। क्या बचा? ओमेगा बराबर जीरो। अरे जीरो बचा क्या? नहीं रे, वन बचा। समझे कि नहीं समझे? तो ओमेगा बराबर क्या आ गया? वन। अपन से क्या पूछिए रे? अपन से कहाँ पूछा है? आवृत्ति पूछी है। ओहो, आवृत्ति पूछी है। मैंने कहा ओमेगा बराबर होता है 2πf। एफ क्या है? आवृत्ति या न्यू, जो भी है लिखते हो आप। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/2π। यही आंसर है। अच्छा, अगले ने सोल्व भी कर रखा है। ये लो भैया, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा? पाई का मान कितना है? 3.14। इसको मैं भाग लगा के देखता हूँ। ओहो, लगा दिया, आंसर आ गया। कितना? 0.16 हर्ट्ज। मेरा कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है, मैंने कर लिया। आप कॉपी में करके देखें। बढ़िया। अगला प्रश्न है 14वां है क्या? एसएचएम करते हुए कण की औसत ऊर्जा व औसत स्थितिज ऊर्जा का, औसत ऊर्जा व औसत स्थितिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करो। अरे यार देखो रे, क्या बोल रहा है? औसत ऊर्जा पता है क्या होती है? मैंने कहा होती है औसत ऊर्जा क्या? हाँ, चलो लिखता हूँ। औसत ऊर्जा क्या लिखूंगी? एक तरीके से ऊर्जा बोल रहे हैं तो कुल ऊर्जा की बात कर रहा है, तो मैंने कहा कुल ऊर्जा। अब आप औसत ले रहे हो तो ये लगा लो, बाकी इसके औसत की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये नियत होती है। अरे इसका मान नियत होता है, इसका औसत की क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। कितना होता है? मैंने कहा हाफ के स्क्वायर। अरे कुल ऊर्जा यही तो आती है। बहुत अच्छी बात। और स्थितिज ऊर्जा का औसत क्या होता है पता है क्या आपको? अभी भी तो बताया था, 1/4 के स्क्वायर। ये तो होता है। दोनों का लगा दो भाग। ऊपर किसको रखना है ये देख लेना भैया। पहले क्या लिखा इसने? आगे क्वेश्चन रहा है। हाँ, ये पहले लिखा औसत ऊर्जा, पहले टोटल एनर्जी को लगाया। सही लगाया मैंने एनर्जी। अब ये चला जाएगा ऊपर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, यानी क्या आ गया? 4 ऊपर चला गया, 4/2, यानी क्या हो गया? अरे 2/1। आंसर हो गया 2:1। हाँ आंसर ये रहा सी, 2:1। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 15। एक बार टेक्निकल टीम देखे कहीं अंधेरा तो नहीं हो गया है? दिख तो रहा है ना? लाइट जला नहीं सकता क्योंकि इस साइड में एक आपके रिफ्लेक्शन आएगा, इसलिए मैं नहीं जला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कौन सा था भैया? 15 ही ना? क्वेश्चन नंबर 15 देख लो रे। एसएचएम करते कण की कुल ऊर्जा ई है। अच्छी बात है। यदि उसके आयाम व आवर्तकाल के मान को दुगना कर दिया जाए तो उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? भैया पहले तो बताओ कुल ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा ई बराबर होता है हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर, यानी कि ई को मैं लिख सकता हूं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगला किसके साथ बदमाशी करना चाहता है? आयाम और आवर्तकाल के साथ बदमाशी करना चाहता है। तो आयाम तो अपने पास है, लेकिन इसमें आवर्तकाल लेके आना पड़ेगा। अरे क्या लाना पड़ेगा? आवर्तकाल एम। ओमेगा का लिया आवर्तकाल किससे बनाऊं? ओमेगा से बना दो 2π/t।
का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? हाँ ही होगा। अरे हाँ ही होगा ना। 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो होगी। अब अगला क्या चाहता है वो अपन देखते हैं। मान लो नया हो गया ई डैश। अगला क्या कर रहा है, यदि उसके आयाम व आवर्तकाल का मान दुगुना कर रहा है तो लो भैया अभी ई डैश में क्या कर दिया इसने, एक तो कर दिया किसको, 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक तो आयाम को दुगुना किया तो 2a स्क्वायर, 2a करूंगा ना इसको तो दोनों स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, इसको भी दुगुना कर रहा है तो मैंने कहा ये भी 2 दूनी 4 टी स्क्वायर हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये 4 से 4 कट गया, मुझे बताना ऊपर वाले में नीचे वाले में कोई फर्क है क्या? अरे कोई फर्क नहीं है तो भैया ई डैश बराबर ई तो होगा, हाँ कि ना? अरे कौन सा आंसर होगा? मैंने कहा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज का, मिटा दो इसको, थैंक यू। अगला प्रश्न कहता है एक सरल लोलक का आयाम दुगना करने पर v max कितने गुना हो जाएगा? एक सरल लोलक का आयाम को दुगना कर रहा है, v max कितना हो जाएगा? अरे सिंपल है, v max इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ क्या होता है? मैंने कहा a ओमेगा, मैंने कहा a ओमेगा, a आयाम है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? अब क्या कह रहा है अगला, किसको दुगना कर रहा है? आयाम को दुगना कर रहा है, आयाम को दुगना कर रहा है और आंसर पूछ रहा है अपने से, आयाम को दुगना करोगे तो भैया क्या हो जाएगा, ये भी दुगना हो जाएगा, आंसर हो गया सी। अगर ए को डबल करोगे तो बी भी तो डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया नहीं आया? भैया आज अपने क्वेश्चन किए और एसएसएम के मोस्टली क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं, मेरे को नहीं लगता कि आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ आएगा। आज के समाचार समाप्त करते हैं, नमस्कार।